गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपको अपनी ज़िंदगी में क्या मिला है, क्या नहीं मिला है? जब आप इन सभी चीज़ों को बहुत गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सभी चीज़ें क्षणिक हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी यदि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं तो आपको संतोष और आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति नहीं होगी, सब कुछ अकम्प्लिश कर लेने के बाद भी। लेकिन यदि आप एक आत्मसंतोषी व्यक्ति हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं विषम परिस्थितियों में भी रह सकता हूँ, या मैं निकल कर आया हूँ, या मैंने अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा पार्ट विषम परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए निकाला है, तो ये कुछ नया नहीं है। सभी लोगों की ज़िंदगी में ऐसी विषम परिस्थितियाँ आती ही आती हैं। जब आप दूसरों से यही बात सुनते हैं कि ये विषम परिस्थितियाँ हमें मजबूत बनाने आती हैं, तो आपको कुछ हद तक बुरा भी लगता है कि यार मेरे साथ ही सब कुछ ऐसा होना था। ये सारी परिस्थितियाँ, जितना कि मैं सब कुछ झेल रहा हूँ, वो सब मेरे साथ ही होना था। तो आप ये पाएंगे कि जब आप अन्य लोगों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि अन्य लोग भी अपने अपने लेवल पर उन्हीं परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं। अब हो सकता है कि उनका फाइनेंशियल लेवल कुछ अलग हो, लेकिन कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं तो हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन फिर भी इन कठिनाइयों के साथ कैसे अच्छे से जिया जाए, खुश रहकर कैसे जिया जाए, ये हम सीखने आए हैं यहाँ पर, और दूसरों को भी सिखाने आए हैं, जो बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लाइफ उन्हें ख़त्म सी दिखाई देती है। लगता है कि अब कोई किनारा है ही नहीं, कोई डेस्टिनेशन नहीं आने वाला है, कोई गंतव्य नहीं आने वाला है, कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है और मैं कहीं पहुंच नहीं सकता हूँ। अंधेरा भी ऐसा कि जिस सुरंग के आगे आपको कुछ दिखाई ही न दे, ऐसा लगे कि आप उस टनल में वहीं पर फंस कर रह गए हैं। यह आपके जीवन में आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है और आपकी लाइफ की वैवाहिक जीवन की समस्याएं भी हो सकती हैं। कुछ भी हो सकता है जिससे कि आप परेशान हैं, और कुछ भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा, लाइफ बदलने का नाम नहीं ले रही है। वास्तविकता यह है कि लाइफ बहुत कम ही बदलती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लाइफ अगर 5% भी चेंज हुई है तो हमारी जो मनः स्थिति है, हमारा जो मेंटल स्टेट है, उसको या तो हम खुद परिवर्तित कर लेते हैं 95%, या तो वह स्वतः ही चेंज हो जाती है। क्योंकि देखिए, जो समस्या अभी आपको प्रेजेंट में दिखाई पड़ रही है, आगे चलकर 1 साल के बाद वह समस्या आपको समस्या ही नहीं लगेगी। जैसे लगेगा कि ये समस्या तो बहुत तुच्छ थी, अब जो समस्या आ गई है वो उससे भी बड़ी है, अब मैं इसे कैसे फेस करूं। तो वास्तविकता यह है कि लाइफ चैलेंजेस का नाम है। एक चैलेंज ख़त्म हुआ, दूसरा चैलेंज शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए कि आप किसी की प्रेम जाल में फंसे हुए हैं। अब वहाँ से जैसे तैसे आप निकल आए हैं,
प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हुए, और आपने सोचा चलो ये ना सही तो वो सही, वो ना सही तो कोई और सही। आप इस तरह का माइंड सेट मेकअप करके आप उस विषम परिस्थिति से निकल आए और आपने ये सोचा कि होई है वही जो राम रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। तो आप इस तरह का कुछ सोचकर उस विषम परिस्थिति से, उस प्रेम जाल से, उस मकड़ जाल से बाहर निकल आए। लेकिन अब नेक्स्ट चैलेंज जो आप फेस करने जा रहे हैं वो आपके करियर का हो सकता है, आपकी पारिवारिक स्थिति का हो सकता है, आपके पेरेंट्स का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारियां आपके घर में आ गई हों। अब सारा पैसा जितना भी आप कुछ कमा कर ला रहे हैं सब उसमें इन्वेस्ट हो जा रहा हो, आप फ्यूचर के लिए कुछ सेफ ना कर पा रहे हों, या आपकी सारी जमा पूंजी आपके पेरेंट्स की बीमारी में खर्च हो गई हो। समस्याएं तो तमाम प्रकार की हैं और ये आती ही रहेंगी, इनका आना स्वाभाविक भी है। ये आपके अगले पिछले कर्म फलों के अकॉर्डिंग आपको मिलती रहेंगी और आपको ये फेस भी करनी पड़ेगी बड़ी वीरता के साथ, सामंजस्य के साथ, सभी परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाते हुए आपको इन्हें फेस भी करना पड़ेगा। अब इन्हीं परिस्थितियों में जो लोग नहीं फेस कर पाते हैं वो न केवल टूटकर बिखर जाते हैं बल्कि अपने जीवन को ही सरेंडर मोड में डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अब जिया नहीं जा सकता इसके आगे। अब देखिए कि यदि एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझिए कि कोई परिवार है जिसका पूरा घर की सारी सामग्री जितना भी उसने 25-30 सालों में बनाया था, यदि मान लीजिए कि ऐसी बाढ़ की स्थिति आ जाती है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उसके बाल बच्चे सब कुछ बिछड़ जाते हैं, तो इसमें देखने वाली बात यह है कि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। यदि आप अकेले भी बचे हैं तो भी आपको संघर्ष करना है, लड़ना है और जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आप पृथ्वी पर आए थे तो आपके पास कोई रिश्ते नाते नहीं थे। आपने जैसे ही अपना पहला कदम इस पृथ्वी पर रखा, इस प्लैनेट पर रखा, तो सारे नए नए रिश्ते नाते बनते चले गए। तो ऐसा सोच लेना कि ज़िंदगी का यही अंत है, ऐसा नहीं है। आपको जो भी विषम परिस्थितियाँ आती हैं उनका बहादुरी के साथ आपको सामना करना है और आगे बढ़ना है और प्रभु से प्रार्थना करते रहना है कि हे प्रभु, मुझे इस विषम परिस्थिति से, इस कठिनाई से निकाल लीजिए। और निसंदेह उनकी मदद आपको मिलेगी। और यदि आप उन सभी विषम परिस्थितियों पर विजय पाने में सक्षम होते हैं तो आगे चलकर आप जीवन का एक अच्छा फेज़ भी देखेंगे। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि मूवी में 3 घंटे में ही एक व्यक्ति करोड़पति से करोड़पति हो जाता है, लेकिन जब हम वास्तविक जीवन में देखते हैं तो यह समय ड्यूरेशन 20 से 25 साल का होता है। मतलब हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, पूरा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि 20 से 25 साल का है, जब हम उस फेज़ से गुज़रते हैं तब जाकर हमें कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंशियल लेवल पर, अपने फाइनेंशियल स्टेटस पर, अपने एजुकेशनल लेवल पर कुछ सुधार देखने को मिलता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिपक्व नहीं है। अब हम हर परिस्थिति में हार मानकर बैठ जाएं कि मेरा रोज़गार नहीं चल रहा है, मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स हमेशा बीमार रहते हैं, तो ये सब विषम परिस्थितियाँ
आपके सामने आएंगी ही आएंगी। किसी न किसी रूप में ये आपके सामने खड़ी होंगी और आपको इन्हें सुदृढ़ता के साथ फेस करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। ये समझना है कि हर परिस्थिति आपको कुछ सिखाने आई है, और सिखाने ही नहीं, जब आप रोते हैं, बिलखते हैं, खुद को कमज़ोर पाते हैं, तो आपके अंदर से एक नए व्यक्ति का जन्म होता है और यह व्यक्ति पहले से अधिक मजबूत होता है। और उसके बाद जब इससे भी बड़ी विषम परिस्थिति आती है तो वह व्यक्ति नहीं रह जाता, बल्कि एक चट्टान की तरह, एक फौलाद की तरह एक मजबूत व्यक्ति बन चुका होता है, जिसको अब किसी विषम परिस्थिति से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि रास्ते बंद हैं, हमेशा परिस्थितियाँ एक जैसी ही रहेंगी। यदि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ एक लंबा दौर फेस किया है, जिसमें आपने दुख ही दुख पाए, ऐसा आप सोच रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। जब पीछे जाकर आप उन परिस्थितियों को देखेंगे, उस समय को देखेंगे, तो भी उस समय में सुख और खुशियाँ आपके हिस्से में आई होंगी, आपने उन्हें एंजॉय भी किया होगा, लेकिन कुछ लोग उसे एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं मिली होती हैं, हम उन्हीं के पीछे माथा पीटते हैं, हम उन्हीं चीज़ों के पीछे सर खपाते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं मिली, ये कब मिलेगी। यदि मान लीजिए कि आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर नहीं है, तो आप अब 4 व्हीलर के लिए तड़प रहे हैं कि यार सबके पास तो 4 व्हीलर है मेरे फ्रेंड सर्किल में, मेरे ही पास नहीं है। तो अब आप उसके लिए परेशान हो रहे हैं। अब आप जब आपने एक सिंपल 4 व्हीलर ले ली, तो अब आपने अपने सपने और बड़े कर लिए। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी उस लेवल की करनी होगी। और एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप इस संसार में खुशियाँ बांटने आए हैं, इस समाज को कुछ देने आए हैं, सिर्फ़ अपना परिवार बढ़ाने नहीं आए हैं, सिर्फ़ अपनी वंशावली को बढ़ाने नहीं आए हैं, बल्कि इस समाज में एक उत्कृष्ट उदाहरण को प्रस्तुत करने आए हैं कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी ज़िंदगी को कैसे जिया जाए। विषम से विषम परिस्थितियों में भी लाइफ के सामने घुटने न टेकना, हर परिस्थिति का डट कर सामना करना, ये आपको इन समाज के लोगों को भी सिखाना है। जो लोग सिर्फ छोटी छोटी समस्याओं के सामने आते ही आत्महत्या जैसे घातक कदम को उठा लेते हैं, उन्हें आपको यह एक उत्कृष्ट उदाहरण देना है कि मेरी लाइफ तो तुमसे भी बदतर स्थिति में थी, उसके बाद भी मैंने फ़ाइट बैक किया और मैंने सभी परिस्थितियों को झेला, उनसे बाहर निकला मैं, और उसके बाद आज मैं उस पायदान पर खड़ा हूँ जहाँ पर मुझे अपलॉड किया जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने सुना कि आप चीज़ें करते हैं प्रशंसा पाने के लिए, अपलॉड करने के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि किसको यश और कीर्ति नहीं चाहिए, क्योंकि समाज में यदि कुछ रह जाता है तो वह आपकी यश, कीर्ति, नाम ही रह जाता है। आपने कितना पैसा कमाया ये भी कोई नहीं पूछता, लेकिन आपने जो समाज को दिया, जो एक अच्छा लेसन, जो एक अच्छा पाठ आपने समाज को पढ़ाया, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, जब उसने एक छोटा सा प्रोडक्ट साइकिल पर बेचना शुरू किया, जैसे कि निरमा का एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, तो जब निरमा को शुरू करने वाले उनके जो ऑनर थे,
उन्होंने जब इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो वो घर घर इसको साइकिल से बेचने जाया करते थे। उसके बाद उन्होंने 17,000 करोड़ की वर्थ बनाई सिर्फ निरमा पाउडर के बल पे। अब सोचिए कि एक व्यक्ति जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है और वो अपनी कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि 17,000 करोड़ का उसने वर्थ क्रिएट किया, और वो भी उस समय जबकि कोई संसाधन उपलब्ध नहीं थे, जबकि चीज़ें इतनी सुगम नहीं थीं, फिर भी वह व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर आगे बढ़ा और आज भी उनका जो बिज़नेस है वो बहुत ही इस्टेब्लिश बिजनेस है। वो अन्य प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि एक जो विरासत कोई भी व्यक्ति छोड़ जाता है, एक बेंचमार्क जो कि सेट कर जाता है, उसे लोग याद करते हैं। अब जैसे महात्मा गांधी जी को ही ले लीजिए, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उनके द्वारा जो एक उत्कृष्ट उदाहरण को सेट किया गया है, उनके कर्मों को याद किया जा रहा है, उनके कर्मों की पूजा हो रही है। तो हमने क्या देखा कि समाज में सिर्फ आपकी यश कीर्ति और आपके कर्म, जो अच्छे कर्म हैं, वो ही रह जाते हैं और उसी की जीवन भर सभी व्यक्ति सराहना करते हैं, क्योंकि आपकी संपत्ति भी एक ना एक दिन नष्ट होनी है। आप भले ही अपनी 10 पीढ़ियों के लिए भी धन रख कर जाएंगे, तो यदि आपकी नेक्स्ट पीढ़ी में, तीसरी या चौथी पीढ़ी में यदि उसको बर्बाद करने वाले लोग पैदा हो गए, तो वो सिर्फ उस धन को गंवाएंगे और वह धन धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह हमें दूसरों को नहीं सुनना है, क्योंकि आप कुछ भी नया करते हैं तो लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, लोग आपकी उपेक्षा करेंगे, लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन जब आप नेम फेम कमा लेंगे और आप एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जहां पर हर व्यक्ति, आपके दुश्मन भी बाध्य हो जाएं आपकी प्रशंसा करने के लिए। जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही ले लीजिए, तो हर व्यक्ति के शत्रु होते हैं, निंदक होते हैं, विरोधी होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि यह संसार 2 मतों से मिलकर बना है। कुछ लोग आपको प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे, आपके विचारों को समझेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, आपके मतों को समझेंगे और उन्हें सराहेंगे। लेकिन कुछ लोग वहीं पर उसका विरोध करेंगे। तो विरोधी भी होने चाहिए। समाज में हर तरह के मत को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। जो हमारा विरोध कर रहे हैं उनकी बातों को भी सुनना चाहिए कि आखिर वो हमारा विरोध कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यदि वो लोग हमारा विरोध नहीं करेंगे तो हमारे समाज में प्रजातंत्र रह ही नहीं जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि हमें किसी की बातें सुननी नहीं है, हमें सिर्फ अपने विकास के पद पर अग्रसर रहना है, आगे को बढ़ना है, अपने देश का विकास करना है और खुद का विकास करना है। इन बातों पर हमें ध्यान देना है और दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इन सभी बातों को गौर नहीं करना है। क्योंकि जो लोग आपको देखने में व्यस्त हैं, आपकी निंदा करने में व्यस्त हैं, इसका मतलब है कि आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप कुछ बड़ा ज़रूर करने जा रहे हैं तभी लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। आप कुछ बड़ा अकम्प्लिश करने वाले हैं तभी लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। और आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि वो लोग नहीं कर पा रहे हैं जो आपकी निंदा कर रहे हैं। तो इसमें बातें तो बहुत सारी हैं।
तो वो दोहा तो आपने सुना ही होगा कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो हम जानते हैं कि निंदक को अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि वह हमें अपनी त्रुटियां गलतियां बताता रहे और हम उनमें सुधार करते रहें। तो यह काम विपक्ष का है और विपक्ष इसे भली भांति कर भी रहा है। हम देख भी रहे हैं, रिसेंट पास की घटनाओं से हम एक लेसन भी ले रहे हैं कि विपक्ष अपनी बातों को बखूबी करता है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर कम ज्ञानवान हैं जो छिछले ज्ञान को, ऊपरी परतों की ज्ञान को लेकर मनुस्मृति तक की निंदा करने से नहीं चूकते हैं। उन्हें खुद भी ज्ञान नहीं है, उन्हें जो डीप नॉलेज नहीं है वो उस विषय पर बोलना चाहते हैं। कुछ मुसलमानों को लेकर उस विषय पर बोलना चाहते हैं, उस विषय पर जिस पर उन्हें खुद पूरा ज्ञान नहीं है कि मनुस्मृति वास्तव में कहती क्या है। वह स्त्री की आज़ादी पर बात करते हैं कि स्त्री को हिंदुत्व में, हिंदू समाज में आज़ादी नहीं मिली, हमारे पुरुष समाज में आज़ादी नहीं मिली हुई है, स्त्री को हमेशा दबा कर रखा गया है। मनुस्मृति में भी ऐसा कहा गया है कि स्त्री को हमेशा दब कर रहना चाहिए। तो जो लोग अगर गूढ़ बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो उन पर परिचर्चा करने से सिर्फ वो हास्यास्पद बनेंगे समाज में और अपना उपहास कराएंगे। मनुस्मृति में बेसिकली ये कहा गया है, ये बताया गया है कि स्त्री को हमेशा एक सहारे की ज़रूरत होती है। अब इससे कहाँ से रिलेशन बनता है कि स्त्री स्वच्छंद है, वह कमा रही है, तो क्या उसे सहारे की ज़रूरत नहीं है? तब भी उसे सहारे की ज़रूरत है। और यही बात हमारी मनुस्मृति में बताई गई है, जो कि कुछ नासमझ लोग, नादान लोग समझ नहीं पा रहे हैं और उनका गलत सलत उच्चारण व विश्लेषण कर दे रहे हैं अपने माइंड के हिसाब से। तो दूसरों के कहने पर मत जाइए, थोड़ा सा अपना दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लाइफ की जर्नी आपकी है, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस ओर जाना है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी वंशावली बढ़ाने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया है। कुछ लोग समाज का मार्गदर्शन करने के लिए भी आए हैं, कुछ लोग इसलिए भी आए हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो सीखा है वह समाज को बताएं, लोगों को उससे अवगत कराएं, उनका मार्गदर्शन करें ताकि भावी पीढ़ी आगे बढ़ सके और एक योग्य व्यक्ति बन सके। क्योंकि सिर्फ शिक्षा ग्रहण करना और 40,000 की नौकरी पा जाना यह आवश्यक नहीं है, बल्कि एक सुयोग्य नागरिक बनना, एक सुयोग्य व्यक्ति बनना, एक अच्छा इंसान बनना यह बहुत आवश्यक है देश के लिए।